हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक हमारा जो चैप्टर 3 था उसके कुछ लेक्चर्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है नेंसर्ट समीकरण। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो है बता देती हूँ कि जो नेंसर्ट समीकरण वाला टॉपिक है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन का पार्ट करेंगे और उस डेरिवेशन के पार्ट में जो हमारा लास्ट का रिजल्ट आएगा, यानी जो हम लास्ट में इक्वेशन निकालेंगे, उसी को हम नेंसर्ट समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ बातें जो हैं वो, जैसे आपने पीछे 11th के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ा हुआ है। 11th क्लास के अंदर ऊष्मागतिकी चैप्टर जो है उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा है, तो वो फॉर्मूले जो है यहाँ पर हम सीधे पुटअप करने वाले हैं। ये आपने 11th में बेसिक से पढ़ रखा है। तो नेंसर्ट समीकरण के अंदर जिन बच्चों ने 11th थोड़ा क्लियर नहीं कर रखा वो थोड़ी सी 11th की बुक देख ले, क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मागतिकी वाला जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूले को पुट करना है और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आपको चीज़ों को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेंसर्ट समीकरण को। तो नेंसर्ट समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लेना है। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं, कोई भी रिएक्शन A to Z कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, मान लो मैंने लिख दिया A B से आप क्या बना रहे हो, इससे बना रहे हो C प्लस में D। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो A है और जो B है वो तो आपके पास क्या है, क्रियाकारक है, यानी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, या अभिकारक भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो C और जो D है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास उत्पाद है, यानी आपके पास प्रोडक्ट है या आपके पास क्रियाफल है, 2-3 नाम जो भी आप जानते हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d वो क्या चीज़ है। ये इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास अभिकारक उत्पाद भाग ले रहे हैं उनके मोलों की संख्या को बताने का काम करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, मैंने एक रिएक्शन लिख दी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ N2 + 3H2 और इससे आपका क्या बन जाता है, इससे आपका बन जाता है 2NH3, है ना। तो यहाँ पर जो N2 है वो भी आपके पास क्या है, अभिकारक है, हाइड्रोजन भी आपके पास अभिकारक है और ये क्या है, आपके पास उत्पाद है। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके मोलों की संख्याओं को बताता है। यानी यहाँ पर जो हम A लेके चल रहे हैं वो A क्या है, 1 है। यहाँ पर हम B लेके चल रहे हैं वो B क्या है, 3 है। मतलब मेरी बात समझ आ रही होगी कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d जो है वो किसको बता रहा है, वो आपके मोलों की संख्या को बता रहा है। अब बात आती है कि हम इस मोलों की संख्या को जब एक फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं, 11th के अंदर मैंने आपको भी कहा कि इस जब हम इसको डेरिवेशन को करेंगे ना, तो कुछ टॉपिक्स आपके 11th से आपको उठाने पड़ेंगे जो आपने पीछे पढ़ रखे होंगे। तो आपने 11th के अंदर एक चैप्टर था साम्यावस्था, साम्यावस्था में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वियोजन स्थिरांक। क्या पढ़ा हुआ है, वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक जो है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता अपोन में अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने, Q = क्या होता है, वियोजन स्थिरांक। Q को मैं शो कर रही हूँ और इसका फॉर्मूला होता है आपका उत्पादों की सांद्रता अपोन में अभिकारकों की सांद्रता, अपोन में अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, ये हमने किसका मान निकाल लिया, Q का। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम Q का मान निकाले तो Q का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपके पास उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है, ये चीज़ है, अभिकारक क्या है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप इनका लिख सकते हो, ये हो जाएगा C, ये हो गया D। अपोन में अभिकारक आपके पास क्या है, AB है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ये हो गया A और ये हो गया B। अब जब हम वियोजन स्थिरांक का मान निकालते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास सांद्रता के साथ, यानी जो आपके पास अभिकारक है, उत्पाद है, उनके साथ जो मोल लगे होते हैं वो हमेशा कहाँ चले जाते हैं, घातों में चले जाते हैं।
यानी ये जो स्मॉल c है इसको आप कहाँ लिखोगे, इसके घात में। ये जो स्मॉल d है इसको आप कहाँ लिखोगे, इसके घात में। ऐसे ही इनका मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b। समझ आई बात? यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल इजी सी बात बताइए। मैंने सिर्फ विभेदन स्थिरांक का मान निकालना है, जो मैंने इक्वेशन रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है कि हमने q का मान निकाल लिया, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं एनांसर समीकरण के लिए जो फर्स्ट चरण है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको लिखना है डेल्टा जी का मान, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं सीधे पुट करूँगी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो डेल जी है, डेल जी नॉट है, आर टी एल एन क्यू है, ये सब क्या चीज़ है। तो डेल जी जो होता है ना वो आपका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, डेल जी है आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल जी क्या है आपका, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल जी नॉट क्या है आपका, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल जी नॉट क्या है आपका, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, और आर भी आपको पता है एक गैस नियतांक होता है, और टी जो है वो आपका टेम्परेचर है, वो भी आप फिक्स लेके चलोगे यहाँ पर। तो आर तो क्या है आपका गैस नियतांक, या सीधे आप लिख देते हो नियतांक, और इसका मान कितना है 0.0821। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो टी है, वो टेम्परेचर को बताएगा, और ये भी हम कितना लेके चलते हैं 298 केल्विन तक। क्लियर होगी बात? ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात आती है कि देखो आपने जो ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ा था उसमें कुछ फैक्ट आपको ध्यान होंगे कि जब डेल जी का मान 0 के बराबर होता है, जब डेल जी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो वो किसको बताती है, साम्यावस्था को बताती है। दूसरा, डेल जी का मान जब ऋणात्मक में आता है तो उस टाइम आपकी जो अभिक्रिया होती है वो स्वत्य प्रक्रम कहलाती है। अभी बताती हूँ क्या चीज़ें हैं। जब डेल जी का मान आपका धनात्मक होता है तो वो क्या होता है, आपका अस्वत्य प्रक्रम। ठीक है, तो वो कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि हम वियोजन स्थिरांक का मान निकालेंगे तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। यानी जो आप क्यू का मान यहाँ पे रखोगे ना वो आप यहाँ सीधे यहाँ से लेके लिख सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमें नैनसर समीकरण निकालने के लिए हमें किसका मान निकालना है, डेल जी का मान निकालना है। और डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी बराबर क्या होता है, डेल जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू, जिसमें डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा को बताता है, डेल जी नॉट मानक परिस्थितियों में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसे बताएगा, आर नियतांक होता है, और टी टेम्परेचर को बताता है। मैंने आपको बताया कि जो डेल जी होता है उसका मान जो है वो 3 प्रकार आप प्राप्त कर सकते हो। जब आप डेल जी की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसका मान 0 हो तो समझ लेना कि अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था में है। अगर डेल जी का मान ऋणात्मक हो तो समझ लेना अभिक्रिया क्या है, स्वत्य प्रक्रम है, यानी रिएक्शन अपने आप हो रही है। और अगर डेल जी का मान धनात्मक है तो समझ जाना कि अभिक्रिया अस्वत्य प्रक्रम है, यानी रिएक्शन स्वयं नहीं हो रही, हमें बाहर से ऊर्जा जो है इसमें लगाना पड़ रहा है अभिक्रिया को करवाने के लिए। ये कुछ नॉर्मल टर्म्स है, मैंने आपको बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि आगे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात आती है डेल जी जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। जब हम ये विद्युत रसायन वाला चैप्टर करेंगे ना तो इसमें एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, डेल जी का मान क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। डेल जी नॉट का मान क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपके ऊष्मागतिकी नियम के आधार पर था। ये किसके आधार पर था, ऊष्मागतिकी नियम से। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे ये किस पर था, ऊष्मागतिकी नियम से। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला पढ़ोगे ये क्या है, आपने जो विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ेंगे उसके आधार पर है, क्योंकि ई सेल ई नॉट सेल आप वहीं पे पढ़ोगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके अंदर
इसके अंदर जो N है वो क्या चीज़ है, F क्या चीज़ है, ई सेल क्या चीज़ है। तो ई सेल तो आपको पता ही है, सेल विभव या विद्युत वाहक बल जो है उसको बताता है। पीछे हम टॉपिक कवर करके आए हैं कि सेल विभव, विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ये सारे एक ही चीज़ हैं। अगर आपका सेल विभव नॉर्मल परिस्थितियों में होता है, यानी जब आपका E कैथोड माइनस E एनोड का मान होता है, तो वो तो होता है ई सेल। पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं आपको जस्ट याद दिला रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ई सेल है ना वो क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। लेकिन ई नॉट सेल जो होता है, अब जो आपका सेल विभव है वो मानक परिस्थितियों में है, तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद आ गया ई सेल, ई नॉट सेल वाला, तो ये हमने पीछे पढ़ रखा है, ठीक है। अब बात आती है F का मतलब क्या होता है। F का मतलब होता है आपका फैराडे नियतांक। F का मतलब क्या होता है, आपका फैराडे नियतांक होता है, और इसका मान होता है आपका 96,500 कूलम। इसका मान कितना होता है आपका 96,500 कूलम। और नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाता है, N। N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है कि जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन में त्यागी या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, N, यानी स्मॉल n से शो करते हैं। देखो पीछे मैंने आपको ना डेनियल सेल वाला टॉपिक करवाया था, तो डेनियल सेल में आपने देखा था जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, यानी सेल के अंदर त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2। तो अगर मान लो आपके डेनियल सेल के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये सब बेसिक बातें हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेसिक बातें भी बहुत काम आती है। फिर हम इसको लेके चलते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए। ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बातें बता रही थी, जो बेसिक टर्म्स थे, वो तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रेज कर रही हूँ। हमने सारे बेसिक टर्म्स रेज कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड व थर्ड से मान रखने पर, थर्ड से क्या करना है, आपको मान रखना है। यानी अब आपने इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड और थर्ड का मान रख देना है। जैसे आप मान रख दोगे, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, माइनस NFE सेल बराबर माइनस NFE नॉट सेल, प्लस में क्या है आपके पास RTLNQ, ये बन गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है ना, उसमें आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को माइनस NF से भाग देना है। मैंने आपको कहा था कि इसमें कई चीज़ें जो है आपको रटनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा आपको भी, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप जो है ना, इसी से आपकी, इसी डेरिवेशन से आपका ये फॉर्मूला जो है ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 को माइनस NF से भाग देने पर, अब इक्वेशन 4 को माइनस NF से भाग दोगे, न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो माइनस NFE सेल अपॉन में माइनस NF बराबर में माइनस NFE नॉट सेल अपॉन में माइनस NF। अब ये देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर क्या आ गया, RTLNQ, बटे में क्या है आपका माइनस NF। अब माइनस NF को अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और यहाँ लिख देती हूँ मैं NF। समझ आएगी बात। अब क्या है आपका माइनस NF से माइनस NF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ठीक है।
अब जो आपके पास न्यू इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाएगी, आपका इक्वेशन बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन में एन एफ। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो एल के बारे में पता होता है, बट बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं पता होता। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो एल होता है ना, एल का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई। एल या लॉग बेस ई एक ही बात है। अब जो हमारे पास एल होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करते। हमें सबसे पहले इस एल को या लॉग बेस ई को किस में चेंज करना होता है, लॉग बेस 10 में चेंज करना होता है। इसको किस में चेंज करना होता है, एल को अपने को लॉग बेस 10 में चेंज करना होता है। और एल को जब हम लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी एल जो होगा वो लॉग बेस 10 के इक्वल होगा। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने एल का मान रख देना है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या क्या, एक तो आपने लिख दिया ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी, या मैं इसको सीधे यहाँ पे देती हूँ 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर टी अपॉन में एन एफ क्यू। आगे ये ठीक है। अब देखो पीछे मैं आपको बता के आई हूँ कि यहाँ पर जो हम मान रखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। एन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन आपको दी जा रही है उसमें त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। एफ का मतलब होता है फैराडे नियतांक 96,500 कूलम। आर का मान होता है 0.0821 जो कि आपका एक नियतांक होता है। और टेम्परेचर हम कितना लेके चलेंगे, 298 केल्विन। समझ आई बात। अब देखो जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में सभी का मान रखोगे, फिर उसके बाद आपको एन का मान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या है आपके पास आर। आर का मान कितना होता है आपका 0.0821। टी का मान आपने कितना रखना है 298 केल्विन। उसके बाद एफ का मान आपको कितना रखना है 96,500 कूलम, ठीक है। एन का मान हम नहीं रख सकते क्योंकि एन का मान जो होता है वो आपको दिए गए रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारी रिएक्शन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगी ना, अलग अलग रिएक्शन अलग अलग इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इसलिए एन का मान हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर जब हम एफ का मान भी रख दे, आर का मान भी रख दे, टी का मान भी रख दे और इसका मान तो आपके पास है 2.303, जब इन सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो न्यू इक्वेशन बन जाता है वो बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10 क्यू। समझ आ गया आपको। बहुत ही इजी इक्वेशन है, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको कहा था कि नैनसर समीकरण के अंदर हम लास्ट में एक इक्वेशन निकालेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, नैनसर समीकरण। यानी ये जो आपका इक्वेशन आप निकाल चुके हो तो हम बोलेंगे नैनसर समीकरण। इसी को हम क्या बोलेंगे, नैनसर समीकरण। और ये हो चुका है आपका नैनसर समीकरण प्रतिपादित। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो क्यू का मान निकाला है, आप इस इक्वेशन में क्यू का मान रख सकते हो, आपका इक्वेशन पूरा बन जाएगा। मतलब सीधे क्यू लिख दो या क्यू का मान रख दो, एक ही बात है। तो नैनसर समीकरण वाला आपको समझ आ गया होगा। कल मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। और कई बच्चे जो है वो सिलेबस की टेंशन ना लें, मैं सिलेबस करवा दूँगी कंप्लीट। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो करके बीच बीच में मैं गैप लेती रही, कोई बात नहीं, अब से मैं कंटिन्यू रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ और आपको सिलेबस भी मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूँगी, टेंशन वाली बात नहीं है।
और जिन बच्चों को नोट्स PDF भी चाहिए, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, वो ड्रीम क्लासेस के ऐप पर जाकर क्या कर सकते हैं, मेरे पेड कोर्स को, मेरे क्रैश कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं केवल मात्र 300 रुपये में। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कई बच्चे जो है वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्योंकि जो पीछे पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बच्चे कहते हैं मैम हमें वीडियो नहीं मिल रही, तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ जो है मिल जाएंगे। तो आई थिंक आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।